मेरा क्या कसूर 206 एपिसोड। राजपूत विला। घर आने के बाद नियति दोनों लड़कियों को खुद से ही कपड़े चेंज करने और मुंह हाथ धो लेने के लिए बोलती है और खुद जाकर दोनों के लिए किचन में कुछ बनाने लगती है। इस समय परी और पीहू दोनों ही पीहू के रूम में होती हैं। परी पीहू के कबर्ड में रखे सारे कपड़ों को देख रही होती है, जिसे ऐसे देख पीहू परी से बोली, परी तुम्हें जो भी कपड़े अच्छे लगे तुम उन्हें पहन सकती हो। वैसे भी ये सारे कपड़े मोम ने मेरे लिए पसंद की है और तुम्हें पता है जब मोम और मैं दादी के साथ मॉल गए थे तब मोम ने उनके और मेरे लिए सेम ड्रेस भी ली थी, ताकि हमें देख कोई भी समझ जाए हम दोनों ही मोम और बेटी है। पीहू ये सारी बात परी को प्यार से बता रही होती है, मगर पीहू की बात सुन परी को ऐसा लगता है जैसे पीहू जानबूझकर उसे जलाने के लिए ऐसा बोल रही है। इसलिए पीहू की बात सुन परी को गुस्सा आ जाता है और वो वैसे ही गुस्से में पीहू के पास जा उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है, जिसके ऐसा करते ही पीहू अपने गाल पर अपना एक हाथ रखे अपनी आंसुओं से भरी नजरों के साथ परी को देखने लगती है। मगर परी पीहू को गुस्से में देखते हुए बोली, चुप कर पीहू, चुप कर, और खबरदार जो तुमने मेरी मम्मा को अपनी मोम बोली। उद्धरण चिन्ह। अगर मैंने दोबारा तेरे मुंह से अपनी मम्मा के लिए मोम शब्द सुनी तो मैं तेरी अच्छे से पिटाई लगा दूंगी और अपने डैडी को बोल तुझे किसी दूसरी गंदी सी जगह पर भेज दूंगी, जिसके बाद तू कभी भी अपने घर लौट कर ही नहीं आ पाएगी। तब तुझे पता चलेगा परी से दुश्मनी लेने का मतलब क्या होता है। इतना बोल परी कबर्ड से सारे कपड़ों को निकाल नीचे फर्श पर फेंकने लगती है और सारे कपड़े नीचे फेंक उन्हें अपने पैरों से खूंदते हुए बोली, ले अब पहन ले इन सभी कपड़ों को, ये वही कपड़े हैं ना जिसे मेरी मम्मा ने तेरे लिए लाई थी, तो ले पहन ना इन कपड़ों को। बोलते हुए वो सारे कपड़े पैरों से खूंद रही होती है, जिसकी बातों को सुन और उसके ऐसे बर्ताव को देख पीहू को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसकी आंखों से काफी सारे आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए ही परी को देख बोली, तुम गंदी हो परी, तुम सच में काफी ज्यादा गंदी हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी मोम को हम सबसे दूर करना चाहोगी तो तुम ऐसा कर पाओगी? नहीं, तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगी। वो मेरी मोम है और हमेशा मेरी ही मोम रहेगी। और तुम्हारे डैडी वो बहुत बुरे और गंदे हैं, इसलिए मेरी मोम उनसे नफरत करती है और मेरी मोम मेरे डैड को छोड़ कभी भी तुम्हारे उन गंदे डैडी के पास नहीं जाएगी। देख लेना तुम। बोलते हुए ही पीहू बस रोए जा रही होती है। मगर पीहू के मुंह से अपने डैडी के लिए गंदा शब्द सुनकर परी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में बिना कुछ भी सोचे समझे ही पीहू के बाल पकड़ उसे खींचने लगती है, जिस कारण पीहू को अपने सर और बालों पर काफी तेज दर्द होता है और वो दर्द से चीखते हुए बोली, आह परी, दर्द हो रहा है, मेरे बालों को छोड़ो। बोलते हुए वो अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, मगर परी वो पीहू के बाल छोड़ने की जगह और खींचते हुए बोली, मेरे डैडी को गंदा बोली ना तू, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डैडी को गंदा बोलने की, अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। बोलते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही होती है, मगर परी के इस तरह बाल खींचने के कारण पीहू को काफी ज्यादा दर्द होता है, जिस कारण उसकी आंखों से बस आंसू ही बह रहे होते हैं। तभी परी के कानों में किसी के कदमों की आवाज आती है, जिसे सुनते ही परी पीहू के बाल छोड़ देती है और खुद रोने का नाटक करने लगती है। और उसी समय उस कमरे से आ रही आवाज को सुन नियति वहां पर आ जाती है और जैसे ही परी की नजर नियति पर जाती है वो वैसे ही रोते हुए नियति के पास जा उसके पैरों से लिपटकर जोरों से रोने लगती है और रोते हुए ही बोली, मम्मा मम्मा, पीहू ने मुझे मारी, मम्मा पीहू ने मुझे सच में मारी, बोल बोल रोने लगती है। और परी की बात सुन पीहू रोते हुए ही परी की बात सुन हैरानी से उसे देखने लगती है और ठीक वैसे ही नियति भी हैरानी से परी को ही देख रही होती है और उसकी बात सुन काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी नियति अपने सामने खड़ी पीहू को देखती है, जिसके सारे बाल बिखरे हुए थे और आंखों में ढेर सारे आंसू किसी मोतियों की तरह लुढ़क रहे थे, जिन्हें ऐसे देख नियति खुद को परी और पीहू दोनों के बीच फंसी हुई फील करने लगती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता वो करे तो करे क्या, क्योंकि दोनों ही उसकी अपनी बेटी थी और वो दोनों में से किसी को भी दुखी और उदास नहीं देख सकती थी। इसलिए वो परी को खुद से दूर कर उसे देख बोली, क्या हुआ, क्यों आप दोनों ऐसे रो रही हो और जग रही हो, जबकि हमने तो आप दोनों को सुबह ही बोले थे ना आप दोनों बहनें हो तो आप दोनों को साथ मिलकर रहना है, ना कि झगड़ना है। अपनी मम्मा की बात सुन परी रोते हुए बोली, मम्मा मैंने पीहू से अपने पहनने के लिए कपड़े मांगी तो उसने मुझसे बोली वो मुझे अपने एक भी कपड़े नहीं देगी, ना ही वो चाहती है मैं यहाँ पर रहूँ, क्योंकि ये उसका घर है और मैं बस यहाँ पर एक गेस्ट हूँ। मगर मैंने पीहू से बोली मुझे वो अपनी एक ड्रेस पहनने दे, वो मुझे काफी अच्छी लगी।
जिस कारण देखो मम्मा पीहू ने सारे कपड़े फेंक दिए और उन्हें गंदा भी कर दी। और मैंने पीहू से बोली मैं मम्मा को सारी बात बता दूंगी, तो पीहू ने मेरे बालों को खींची और मुझे मारी भी। मम्मा इतना बोल वो वापस से रोने लगती है और नियति के गले से लग जाती हैं। पर परी की बात सुन और सारा इल्जाम खुद पर लगाते देख पीहू के आंसू, जिन्हें उसने किसी तरह रोक रखी थी, वो वापस से बहने लगते हैं और वो उस कमरे से रोते हुए ही बाहर निकल जाती है। जिसे ऐसे जाते देख नियति पीहू को रोकना चाहती थी, मगर परी नियति को कुछ भी बेसा करने ही नहीं देती है। और पीहू की आंखों में उतने सारे आंसुओं को देख नियति की आंखें भी आंसुओं से भर जाती है। मगर वो चाहकर भी परी को खुद से दूर कर पीहू के पास नहीं जा पाती है, क्योंकि परी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। आदर्श अपने कमरे में बेड पर बैठा खुद को काफी ज्यादा लाचार और कमजोर फील करने लगा था, क्योंकि नियति ने डांट लगाने के बाद एक बार भी उससे बात नहीं की थी और वो उससे मिलने भी नहीं आई थी। साथ ही वो कोई काम भी नहीं कर सकता था, नहीं नियति वापस से नाराज हो जाती। यही सब सोचते हुए ही आदर्श परेशान हो रहा था। तभी पीहू रोते हुए ही कमरे में आती है, जिसे ऐसे रोते देख आदर्श एकदम हैरान हो जाता है और उसी हैरानी के साथ वो पीहू को देखने लगता है। और इससे पहले वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही पीहू जल्दी से आदर्श के पास आ जाती है और अपने देव की गोद में चढ़ आदर्श के सीने पर अपना छोटा सा चेहरा छुपा लेती है और अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से आदर्श को टाइट हक कर रोने लगती है। जिसे ऐसे इतना रोते देख आदर्श काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और प्यार से पीहू की पीठ से हिलाते हुए बोला, क्या हुआ पीहू बेटा, आप इतना रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह, किसी ने आपसे कुछ बोला या किसी ने आपको मारा है जो आप ऐसे इतना रो रही हो? उद्धरण चिन्ह। अपने देव की बात सुनकर भी पीहू कुछ नहीं बोलती है, वो बस बेसे ही रोते रहती है। जिसे ऐसे कुछ ना बोलते देख और रोते हुए ही सिसकियां लेते देख आदर्श काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी बेटी को इस तरह रोते नहीं देखा था जैसे वो आज देख रहा था। और ऐसे ही रोते हुए ही पीहू अपने देव की गोद में ही सो जाती है, मगर नींद में भी वो सिसकियां ले रही थी। जिसे ऐसे देख आदर्श को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी उसे अपनी बेटी के पेट से गुड गुड की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन आदर्श ये भी समझ जाता है उसकी बेटी काफी समय से भूखी भी है और जरूर कोई ऐसी बात है जो उसकी बेटी को परेशान कर रही थी। ये सोचते हुए ही आदर्श भी बेसे ही परेशान सा पीहू को अपनी बाहों में भर सो जाता है। इधर नियति किसी तरह परी को शांत करा उससे अलग होती है और जमीन में पड़े सारे कपड़ों को उठा उन्हें एक मेड को बुला उसे देकर उन्हें धोने का बोल वहां से जाने लगती है। जिसे जाते देख परी वापस नियति का हाथ पकड़ बोली, मम्मा भूख लगी है, खाना दे दो ना। वैसे भी मैं काफी समय से कुछ भी नहीं खाए हूँ, क्योंकि पीहू ने मेरे टिफिन में रखा सारा खाना नीचे गिरा दी थी। परी की इस बात को सुन नियति कुछ बोलती नहीं है, वो बस परी का हाथ थाम उसे नीचे लेकर जाती है और बिना परी के बोले ही खुद उसे खाना खिलाने लगती है, जिस कारण परी काफी ज्यादा खुश होती है। मगर वो अपनी उस खुशी में ये नहीं देख पाती है उसकी मम्मा बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसकी आंखों में काफी ज्यादा निराशा होती है। पर परी उसे इन सब से क्या, उसे तो बस किसी भी हाल में नियति चाहिए थी, जिस कारण उसे बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर बाद नियति अंश को मिताली के पास ही छोड़ अपने कमरे में आती है तो वो देखती है आदर्श और पीहू दोनों ही बाप बेटी एक दूसरे को हक कर भूखे पेट ही सो गए थे, जिन्हें आज पहली बार ऐसे भूखे सोते देख नियति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो परी को बेड पर लिटा खुद भी उसके पास ही लेट जाती है। और परी उसने तो एक बार भी नियति से ये नहीं बोली थी उसकी मम्मा ने खाना खाई भी है या नहीं, उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी मम्मा खाए या भूखी सोए, उसे बस अपना पेट भरने से मतलब था और वो नियति की कमर में हाथ डाल उसे हक कर सो जाती है। पर आज नियति के मन में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई होती है और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती है। वो बस एकटक ऊपर सीलिंग को देखते हुए कुछ सोच रही होती है। 207 एपिसोड। 3 दिन बाद आदर्श अपनी फाइल लिए सीढ़ियों से उतर रहा होता है और उसका ध्यान बिल्कुल भी सीढ़ियों पर नहीं होता है, जिस कारण वो ये भी नहीं देख पाता है जिन सीढ़ियों से वो नीचे उतर रहा है उन्हीं सीढ़ियों पर किसी ने तेल गिराया होता है। और इन सभी बातों से अनजान आदर्श बस सीढ़ियां उतर रहा होता है, क्योंकि उसे आज एक काफी जरूरी मीटिंग के लिए जल्दी ही ऑफिस जो जाना था और जल्दी के चक्कर में ही आदर्श का पैर एकदम से स्लिप होता है और वो लगभग गिरने ही वाला था, मगर सही समय पर वो सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़ लेता है और खुद को गिरने से किसी तरह बचा लेता है। मगर गिरने के डर से आदर्श की सांसें काफी तेज हो जाती है, साथ ही वो थोड़ा डर भी गया था, क्योंकि इंसान हो या जानवर अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है, ठीक वैसे ही आदर्श को भी अपनी जान प्यारी है और वो पैर स्लिप होने से थोड़ा हैरान भी होता है।
और खुद को संभाल वो सीढ़ियों को ध्यान से देखता है जिस पर काफी सारा तेल गिरा हुआ था, जिसे देख आदर्श की भौं सिकुड़ जाती है और वो हैरानी से सीढ़ियों को देखने लगता है जिस पर काफी सारा तेल गिरा हुआ था। ये देख आदर्श को समझ नहीं आता इतना सारा तेल कौन गिरा सकता है, वो भी तब जब वो ही नीचे उतरने वाला था। मगर आदर्श इस समय काफी जल्दी में था जिस कारण वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और एक मेड जो उसे सामने ही दिख जाता है उसे सीढ़ियों पर गिरा सारा तेल साफ करने के लिए बोलता है और खुद वहां से चला जाता है। जिसे ऐसे सही सलामत जाते देख परी अपनी मुट्ठी भींच लेती है और खुद से बोली आज तो ये अंकल बच गए, मगर अगली भर ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हैं। इतना बोलते हुए ही परी जो अपने डैडी से बात कर रही थी वो रोहन से बोली डैडी आज तो पीहू के डेड बच गए हैं, अब हम क्या करेंगे, कैसे उन्हें अपने रास्ते से हटाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अपनी बेटी की बात सुन रोहन मुस्कुरा कर बोला उसकी चिंता तुम छोड़ दो परी, ये सब मैं देख लूंगा, तुम बस अपनी मम्मा को पीहू के डेड और उन भाई बहन से दूर रखो। जिसे सुन परी हाँ में अपना सर हिला कोल कट कर देती है। इधर नियति जैसे ही किचन से बाहर निकल मेड से बोली वो सभी को बुला लाए। तभी एक मेड नियति को बताता है वीर और आदर्श दोनों तो जा चुके हैं। जिसे सुन नियति काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि ये आज पहली बार था जब आदर्श उसे बिना बताए और बिना कुछ खाए घर से बाहर गया था, जिस कारण नियति भी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। दूसरी तरफ आदर्श वीर के साथ ऑफिस जा रहा था, तभी उसकी कार सिग्नल की रेड लाइट देख रुकती है और वो सिग्नल हटने का वेट करने लगता है। तभी आदर्श की कार के बगल में जो कार खड़ी थी उस कार का शीशा नीचे होता है और रोहन मुस्कुराते हुए आदर्श को देख बोला हेलो मिस्टर राजपूत कैसे हो आप। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो हंसने लगता है और रोहन को अपने सामने देख और उसकी बात सुन आदर्श उसे देख बोला लगता है मिस्टर राज सब कुछ खो देने के बाद भी तुम में अभी और इतनी हिम्मत बाकी है जिससे तुम बाकी का जो बचा कुचा तुम्हारे पास है उसे भी तुम खो देना चाहते हो। आदर्श की इस बात को सुन रोहन हंसते हुए बोला तुम्हें क्या लगता है मिस्टर राजपूत अगर तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन भी लोगे तो तुम मुझे छुपा पाओगे या मुझे और मेरी सोच को बदल पाओगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो, क्योंकि बेशक तुमने मुझसे मेरा सारा बिजनेस छीन लिया, सोसाइटी में मेरा सारा नाम खराब कर दिया और मुझे सड़क पर लाने लायक कर दिया, पर फिर भा मिस्टर राजपूत मेरा नाम रोहन राज है और मेरी जिंदगी में राज करना ही लिखा है, तो मुझे राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पर हाँ आप जरूर अपनी सबसे कीमती चीज को बचा का रखना, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं कब मैं तुम्हारी प्यारी पत्नी को उड़ाकर अपने साथ ले जाओ। इतना बोल रोहन हंसने लगता है, मगर रोहन की बात सुन आदर्श के फेस पर गुस्सा आ जाता है और वीर जो आदर्श के साथ ही था वो रोहन की इस बात को सुन उसे गुस्से में हंसते हुए ही देख बोला रस्सी जल गई, मगर बल अभी भी बाकी ही है। तभी तो सब कुछ हारने के बाद भी अपना मुंह उठाए ऐसे खड़े हो जैसे अभी भी किसी राज्य के राजा हो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वीर रोहन के ऊपर हंसने लगता है और हंसते हुए ही बोला सपने देखो, सपने देखने से तुम्हें कोई भी नहीं रोकने वाला, मगर सपने वही देखो जिसे सुन सच कर सकते हो और जो साकार हो सके, और हाँ उन सपनों को पूरा करने की औकात भी तो होनी चाहिए ना। वीर की बात सुन रोहन को गुस्सा आ जाता है, मगर वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही ग्रीन सिग्नल हो जाता है और सारी गाड़ियां आगे बढ़ जाती हैं, जिसे देख रोहन बस गुस्से से बौखलाया हुआ ही रह जाता है। तभी पीछे से रोहन को कोई हॉर्न बजाता है, जिसकी आवाज सुन रोहन भी अपनी कार लिए वहां से आगे बढ़ जाता है। कुछ समय बाद नियति अपने घर में काफी ज्यादा परेशान और उदास बैठी होती है और अंश वो नियति के पास ही बैठा उसके बालों के साथ खेल रहा होता है। इस समय नियति किसी गहरी सोच में डूबी हुई होती है, जिसे ऐसे देख मिताली बोली नियति क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। मिताली की बात सुन नियति उन्हें ही देखने लगती है और उसे देख बोली पता नहीं माँ पर मन काफी बेचैन है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। माँ बोलते हुए ही नियति की आवाज रुआशी हो जाती है और उसकी आंखें भर सी जाती हैं, जिसे ऐसे देख मिताली उसके पास बैठ प्यार उसका सर अपनी गोद में रख उसके बालों को सहलाते हुए बोली क्या हुआ नियति, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटा जैसे कुछ गलत या बुरा होने वाला। सब कुछ तो ठीक है ना बेटा, तो फिर तू क्यों इतनी परेशान है। नहीं माँ नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है माँ, सब कुछ उल्टा ही होते जा रहा है और हमारे हाथों से सब फिसलते ही जा रहा है। हम जितना भी सोचे हम इस घर में खुशियाँ बनाए रखे और कभी भी किसी गम को अपने घर और परिवार के पास आने ना दे। सब कुछ हमारी सोच से उलट ही हो रहा है माँ, सब उलट हो रहा है। यहाँ तक माँ हम हमारे बच्चों और पति दोनों में से किसी का भी ठीक से ध्यान तक नहीं रख पा रहे हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आता हम करे तो क्या करे। हर दिन घर में किसी ना किसी बात को लेकर परी और पीहू दोनों के बीच कहासुनी होती है।
पीहू हमसे कुछ बोलती नहीं है, पर उसके मन में काफी सारे सवाल हमें नजर आते हैं। और परी, वो तो हर पल हमें बस खुद के पास ही रखना चाहती है। हम इन सब से जितना भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उन सब में हम उतना ही उलझते चले जा रहे हैं। हम करें तो क्या करें माँ, हमें सच में कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। इतना बोल नियति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और नियति की बातों को सुन मिताली भी कुछ बोल नहीं पाती, और अंशबो अपनी मम्मा की आंखों में आंसुओं को देखते ही उदास हो जाता है और बेसे ही मायूस सा फेस बना नियति के पैरों से लिपट जाता है।